नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस और आप देख रहे हैं देवभूमि का दंगल। देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं चार धाम मार्ग, महंगाई की मार। पश्चिम एशिया में तनाव से गैस और ऊर्जा सप्लाई प्रभावित होने के बाद भारत सरकार ऊर्जा के सीमित इस्तेमाल पर जोर दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तेलंगाना में रैली के दौरान ऊर्जा बचत की अपील की गई थी। इसके बाद राज्य सरकारें केंद्र के साथ संकट से निपटने में जुटती नजर आ रही हैं। उत्तराखंड में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आपको बता दें मंत्रिमंडल बैठक में ऊर्जा ईंधन बचत पर अहम निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री ने जनता से सीमित उपयोग की अपील करने व सामूहिक ऊर्जा बचत को उत्तरदायित्व बताया है। कैबिनेट फैसले के बाद भाजपा नेता भी चार पहिया छोड़कर दोपहिया और ई वाहनों से चलते नजर आ रहे हैं। स्वयं मुख्यमंत्री धामी द्वारा कैबिनेट बैठक में शामिल होने के लिए सचिवालय पहुंचने के लिए फ्लीट जो है वो कम कर दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सिर्फ 5 गाड़ियों के साथ कैबिनेट बैठक में पहुंचे, तो वहीं पहले मुख्यमंत्री की फ्लीट में 8 से 9 गाड़ियां हुआ करती थी, चला करती थी। अन्य मंत्री सहित आला अधिकारी दो पहियों के सहारे नहीं तो अपने दफ्तर पैदल चलकर पहुंच रहे हैं। अब महंगे हुए पेट्रोल डीजल का असर देश में बढ़ती महंगाई से भी झेलना पड़ रहा है। खाद्य पदार्थों की कीमतों में माह भर में ही 5 से 10% तक बढ़ोतरी अंकित की गई है, जिसका असर खास तौर पर देवभूमि में चल रही चार धाम यात्रा में देखने को मिल रही है। पिछले साल की केदार घाटी में पानी की 20 रुपए की बोतल 80 रुपए की मिल रही थी, तो वहीं बढ़ते पेट्रोल के दाम से हाई एल्टीट्यूड पर मिलने वाले खाद्य सामग्री में इजाफा होते ही सूत्रों की माने तो इस पानी की कीमत मौजूदा वक्त में 100 रुपए हो गई है। वहीं 10 रुपए की मिलने वाली आमतौर पर चाय की चुस्की भी अब 30 रुपए की हो चुकी है और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल गैस की कीमत के चलते चार धाम यात्रा सहित आम जनमानस की ऐसी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ नो व्हीकल डे के तौर पर राज्य सरकार पेट्रोल डीजल बचाने की बात कर रही है, तो वहीं विपक्षी दल बढ़ती महंगाई के साथ पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर भी सरकार से सवाल पूछते नजर आ रहे हैं। आज की चर्चा इसी पर, पहले रिपोर्ट देखिए। देवभूमि में बढ़ती महंगाई से गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की रसोई का बजट गड़बड़ा गया है। एक माह में एक परिवार के महीने के राशन की कीमत 600 से 1000 रुपए तक बढ़ चुकी है, जिसका असर चार धाम यात्रा सहित अन्य पर्यटक स्थलों पर भी देखने को मिल रहा है। हाल ही में कैबिनेट में नामी सरकार की ये पहल रही है कि तमाम अधिकारी कम से कम 4 पहिया वाहनों का प्रयोग करें और साथ ही इस अपील का व्यापक असर अधिकारियों के बीच में देखने को भी मिला। लगातार मुख्यमंत्री सहित तमाम मंत्री और आला अधिकारी अब अपने दफ्तर में इलेक्ट्रिक स्कूटर अन्यथा साइकिल या फिर आसपास दफ्तर होने के चलते पैदल ही अपने दफ्तरों पर पहुंच रहे हैं। वहीं नामी सरकार ने पेट्रोल डीजल को सेफ रखने की अपील की है और राज्य भर में सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे बनाने का भी फैसला लिया है। हाल ही में बड़े पेट्रोल डीजल और गैस के दामों को लेकर विपक्ष ने सड़कों पर उतरकर सरकार का विरोध किया और जिसको सरकार की नाकामी बताते हुए हल्ला बोला है। प्रधानमंत्री जी ने जो देशवासियों से अपील की है, उसके क्रम में आज उत्तराखंड के मंत्रिपरिषद में हम सभी लोगों ने तय किया है मंत्रिपरिषद में कि विभिन्न स्तरों पर ऊर्जा की बचत के लिए, उर्वरक के कम से कम उपयोग के लिए जिन स्तर पर भी कटौती हो सकती है, व्यक्तिगत स्तर पर, सरकारी स्तर पर सभी प्रकार के निर्णय लिए गए हैं। उसमें एक SOP बना दी गई है, जिससे कि उत्तराखंड राज्य का भी इस राष्ट्रव्यापी और जो इस समय विश्वव्यापी जो एक समस्या बनी है ईंधन की, जो आयात करने की स्थिति हमारे लिए कम से कम हो, हमारे देश के लिए कम से कम हो, उसमें हम सब अपना योगदान देंगे। देखिए, जैसे खाड़ी युद्ध एक लंबे समय से चल रहा है, तो पूरी दुनिया में इसका असर है, तो उसका कुछ असर जो है हमारे प्रदेश में भी आ रहा है। लेकिन इस सब के बावजूद जो है कंपनियां पूरा प्रयास कर रही हैं कि पेट्रोल की सप्लाई सामान्य रहे और पेट्रोल पंप स्वामियों का, डीलर्स का भी यही प्रयास है कि जनता को किसी प्रकार परेशानी का सामना न करना पड़े और निरंतर सप्लाई बनाने का पूरा अपना प्रयास करें। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या का रिकॉर्ड जो है बन रहा है, ये सरकार की ओर से कहा जा रहा है। लेकिन श्रद्धालुओं को
जो सुविधा चारधाम यात्रा के दौरान मिलनी चाहिए, जो व्यवस्थाएं चारधाम यात्रा के दौरान सुधरनी चाहिए, वो धरातल पे कहीं नजर नहीं आ रही है। जैसे ही चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई, हमने देखा कि पहले दिन ही केदारनाथ धाम में जिस तरीके से श्रद्धालुओं पर पुलिस को लाठियां भाजनी पड़ी, जिस तरीके से जो है स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड क्रांति दल का हमेशा से ये मानना रहा है कि जो यात्रा हो वो संगठित हो और नियंत्रित हो। नियंत्रित के लिए ये नहीं हम कह रहे हैं कि आप उनको आने मत दो। अच्छा है, श्रद्धालुओं की जो है भीड़ बढ़ रही है, लेकिन जिस प्रकार से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, गैसों के दाम बढ़ रहे हैं, और उस दामों के बढ़ने के कारण जो वहां पर जो खाद्य सामग्री उपलब्ध हो रही है, जो पानी की बोतलों से लेकर के, और जो वहां पर उनके लिए भोजन व्यवस्था की जो लोग इस व्यवसाय में लगे हैं। देखिए, यात्रा भी चलेगी, चीजें अनुकूल, इन समस्याओं के समाधान के लिए रास्ते निकाले भी जाएंगे, और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने सब प्रकार से चीजों को संभाला हुआ है। मैं कह सकता हूँ यात्रा इस बार अभूतपूर्व यात्रा रहने वाली है, और पिछले 50 लाख से ज़्यादा यात्री आए थे। इस बार निश्चित रूप से हमको लगता है कि 80 लाख से ज़्यादा यात्री आएंगे। अकेले अभी तक 6 लाख से ज़्यादा यात्री चारधाम में आ चुके हैं। एक बहुत अच्छा माहौल। उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में ऊर्जा और ईंधन बचत को लेकर तमाम महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसके तहत एक दिन नो व्हीकल डे होगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री एवं मंत्रीगणों की फ्लीट में शामिल होने वाले वाहनों की संख्या को आधा किया जाएगा। सरकारी कर्मचारी सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करेंगे। एक तरफ सरकार पेट्रोल, डीजल और सोने की खरीद से बचने की सलाह आम जनता को दे रही है, वहीं इसका असर प्रदेश में बढ़ती महंगाई में भी देखने को मिल रहा है, जिसका असर खासकर चारधाम यात्रा मार्गों पर पर्यटकों को झेलना पड़ रहा है, जिसका सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि हर साल होने वाली चारधाम यात्रा पिछले सालों की भांति महंगी हो चली है। ऐसे में एक तरफ चार धामों में श्रद्धालुओं की संख्या के सभी अपने रिकॉर्ड तोड़ने की बात कर रही सरकार इस मुहिम में कहीं बढ़ती महंगाई बड़ा खल न डाल दे। ऐसे में एक तरफ चारों धामों में श्रद्धालुओं की संख्या के सभी अपने रिकॉर्ड तोड़ने की बात कर रही सरकार की इस मुहिम में कहीं बढ़ती महंगाई बड़ा खलल न डाल दे। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो एक तरफ वैश्विक संकट और दूसरी तरफ उसकी दुनिया मार झेल रही है, और भारत भी कहीं ना कहीं, भारत पर भी इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है, और भारत के तमाम राज्य भी इससे प्रभावित हैं। प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया और देश से अपील की कि ऊर्जा बचाइए, पेट्रोल डीजल बचाइए, सोने की खरीद मत करिए, ताकि विदेशी मुद्रा बच सके और आवश्यक जो वस्तुओं को विदेशों से हम खरीद सकें। उस अपील का देश पर एक तरफ असर तो होता दिखाई दे रहा, दूसरी तरफ जो पेट्रोल डीजल की बढ़ोतरी हुई है उसके बाद से अब महंगाई का डर लोगों में सता रहा है। उत्तराखंड में भी महंगाई कहीं ना कहीं बढ़ रही है। ऐसे में चारधाम यात्री जो हैं उनको खासी महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। और आज की चर्चा इसी विषय पर हमारे साथ एक काबिल और विशेष मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। तारुफ करा देते हैं। संजीव वर्मा जी प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुके हैं। हिंदू मान जी प्रदेश प्रवक्ता हैं, कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक रावत जी केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही अरुण शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का चर्चा में स्वागत करते हुए सबसे पहले संजीव वर्मा जी हम आपका रुख करेंगे। संजीव वर्मा जी, दुनिया वैश्विक संकट जो पश्चिम एशिया में चल रही है उसके प्रभाव में है, और कहीं ना कहीं न सिर्फ आर्थिक संकट से दुनिया जूझ रही है बल्कि ऊर्जा का एक बड़ा संकट जो है वो पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहा है। भारत भी अछूता नहीं है, भारत में भी उसका संकट देखने को मिल रहा है। अभी पिछले समय आपने देखा एलपीजी की क्या स्थिति रही है, और हालांकि सरकार तमाम प्रयास कर रही है। सरकार ने पहले जो एक्साइज ड्यूटी घटाई, अपना जो टैक्स भारतीय सरकार लेती थी उसने अपना टैक्स घटाया मार्च 2026 में, आप सबको याद होगा 10 रुपये घटाया। अब इस समय जो डीजल पर एक्साइज ड्यूटी केंद्र की तरफ से 0 है, पेट्रोल पर 3 रुपये है जो पहले 13 रुपये थी। उसके बाद अब मुझे लगता है कि सरकार के हाथों से चीज़ें जब निकलती दिखी हैं तब कल बढ़ोतरी फिर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। उसका असर अब देखने को कुछ तो मिलने लगा है और कुछ आने वाले समय में और दिखेगा। और विशेषज्ञ कहते हैं कि अभी ये बढ़ोतरी पर्याप्त नहीं, अभी आगे और बढ़ोतरी हो सकती है। उत्तराखंड में इसका प्रभाव कैसे आप देख रहे हैं? खासकर चारधाम यात्रियों पर इसका प्रभाव पड़ रहा है और विपक्ष कह रहा है कि सरकार विफल है। मनोज जी, देखिए, सरकार अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रही है। अभी जो खाड़ी का जो एक पश्चिम एशिया में जो युद्ध की स्थिति
पिछले 2, ढाई, 3 महीने से जो हम देख रहे हैं उसमें यदि हम वैश्विक स्तर पर देखते हैं, वैश्विक माहौल को देखते हैं, तो अमेरिका जैसे जो विकसित राष्ट्र वो भी महंगाई से अछूते नहीं हैं, जहां पर पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें 20 से लेके 50% तक वो लोग अपने यहाँ बढ़ा चुके हैं। जबकि भारत की हम स्थिति यदि देखते हैं तो भारत में अपने 140 करोड़ जनता को एक बड़ी राहत देते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो पेट्रोलियम पदार्थों की जो कीमतों को पूरी तरह से स्थिर रखने का काम किया गया। किंतु जब वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें बहुत तेजी से उछाल मार रही हैं और 1000 करोड़ रुपए का रोजाना का घाटा जब पेट्रोल कंपनियों के ऊपर हुआ और उन्होंने धीरे धीरे स्थिति को जब उन्होंने देखा कि एक लगाम से बाहर हो रही है, अपने हाथों से बाहर हो रही है, तो एक तरह से मजबूरी में ही उस घाटे को पार पाने के लिए इस प्रकार का कदम उठाया गया है, जहां मात्र 3 रुपए पेट्रोल में और डीजल में वृद्धि की गई। और इसमें आप बड़ी बात ये देखें, कॉमर्शियल सिलेंडर में तो वृद्धि की है, किंतु घरेलू जो हमारी गैस है उसको बिल्कुल अभी तक अनटच रखा गया है। और पिछले 4 सालों में न गैस में, न पेट्रोल में, न डीजल में 1 रुपए की भी वृद्धि नहीं हुई। जबकि आप पूर्ववर्ती सरकारों में देखें तो 262 रुपए का सिलेंडर 1200 रुपए का उन्होंने करने का काम किया, यानी 426% की उन लोगों ने वृद्धि करी 10 सालों के अंदर। हमारी सरकार ने पूरी तरह से वृद्धि को अनटच रखा, खाद्य पदार्थों की कीमतों को भी पूरी तरह से स्थिर रखा गया। और अभी जब एक तरह से प्रिकॉशनरी मेजर लेते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनता से अपील की है कि सोना ना खरीदें और पेट्रोल और डीजल और जो तमाम ईंधन के जितने हमारे साधन हैं उनकी खपत को सीमित करें। ये आह्वान इसलिए किया है ताकि हम अपने फॉरेन करेंसी को बचा सकें और देश को महंगाई की मार से हम बचा सकें। ये सब कुछ प्रिकॉशनरी। संजीव जी, आप ठीक कह रहे हैं कि आप तेल जो है हम दुनिया से दूसरे देशों से आयात करते हैं और वहां अगर कीमतें बढ़ेंगी तो हम निश्चित रूप से हम चूंकि देश में तो नहीं बनाते हैं, इसलिए मजबूरी है हमारी बढ़ाना, तेल कंपनियां भी बची रहें और हमारे देश के नागरिकों पर अतिरिक्त वर्डन न पड़े, इसलिए आप कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा नहीं, 3 रुपए की मामूली बढ़त हुई। लेकिन कल घटेंगे, कीमत घटेंगे तो आप घटाएंगे भी, लेकिन जब ये बढ़ोतरी होती है उसके बाद तमाम चीज़ों की, खाद सब्जियां हो, खाद्य पदार्थ हो, राशन हो, कोई भी चीज़ ले लीजिए, उस पे जो रेट बढ़ जाते हैं, क्या वो वापस लौटते हैं? क्या वो महंगाई जो वो सतत प्रक्रिया की तरह बढ़ती चली जाती है? आप जिन चीज़ों के रेट आज कह रहे हैं, आज अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में महंगा तो हमें बढ़ाना पड़ रहा है, घटेगा तो हम घटाएंगे, लेकिन जनता के ऊपर जो बोझ पड़ चुका होता है, चाहे किसी चीज का ले लीजिए, तेल, खाद्य तेल की कीमत जो बढ़ चुकी है, आज 70 रुपए मिल रहा है, कल हमको 65 या 60 में नहीं मिलेगा। दूध के रेट अगर 2 रुपए बढ़ गए हैं तो कल हमें आज अगर 72 में मिल रहे हैं, कल 70 में नहीं मिलेंगे। तो जनता को इसका कहां लाभ मिलता है कि अगर कीमतें घटें तो कहां घटती हैं कीमतें? सरकारें जो गुड गवर्नेंस की नीति पर चलती हैं और अपने तमाम हम चाहे राज्य सरकारों की बात करें, केंद्र सरकार की बात करें, अपने नागरिकों का पूरी तरह से उनके हितों का ध्यान रखते हुए पूरी तरह से एक संवेदनशीलता का परिचय देते हुए हम लोग काम करते हैं। जितना हमारा फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट है वो जो लोग कालाबाजारी में लिप्त रहते हैं, जो लोग मौके का लाभ उठाते हुए, अभी जैसे आप अपने उसमें दिखा रहे थे कि पानी की बोतल जो 80 रुपए की आप बता रहे थे, 100 रुपए की बता रहे थे, तो इस प्रकार के तत्व जो मौके का फायदा उठाते हुए जो सरकारों को भी एक तरह से बदनाम करने का काम करते हैं, और ऐसे तत्वों के ऊपर भी हमारी राज्य सरकार के द्वारा भी लगातार कार्यवाही हो रही है। जो अभी जो हमारी 4 धाम यात्रा उत्तराखंड में चल रही है और एक तरह से उत्तराखंड पर्यटक प्रदेश है, तो विभिन्न प्रदेशों से जितने भी हमारे सैलानी यहाँ पर आ रहे हैं
उनको तमाम जितने भी हमारे होटल और रेस्टोरेंट और ढाबे हैं उनको भी सख्त हिदायत दी गई है, अपने यहाँ रेट लिस्ट लगाएं, और जो रेट लिस्ट से अतिरिक्त कोई भी पैसा लेने का अतिरिक्त पैसा लेने का काम करेगा उनके ऊपर सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हमारी सरकार कर रही है। चार धाम यात्रा इस समय चल रही है, तो देखें कि जो हमारे कॉमर्शियल सिलेंडर की जो हमारी एक कोटा होता है उसको सरकार ने डबल किया है, ताकि जो हमारे चार धाम यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई असर ना हो। संजीव जी, साथ ही 2000 से 3000 रुपए कॉमर्शियल सिलेंडर 2 से 3000 कर दिए हैं, उसका असर नहीं पड़ेगा क्या? होटल मालिक जो उन सिलेंडरों को इस्तेमाल करेंगे तो वो पैसा वसूलेंगे नहीं? देख मनोज जी, देखें जो वृद्धि कॉमर्शियल सिलेंडर में हुई है, लेकिन घरेलू सिलेंडर पूरी तरह से अभी अनटच है, उसके ऊपर 1 रुपए की भी वृद्धि नहीं हुई है। यात्री तो होटलों में रुकेंगे। और एक मिनट से जी, और साथ ही देखिए, वृद्धि का भी एक पैमाना होता है जी। कुछ माइनर सी वृद्धि जो सिलेंडर में हुई है, जो सिलेंडर में वृद्धि हुई है उसके अनुपात में अगर हल्की फुल्की खाद्य पदार्थों की या होटल में जो भी वो अपना खाद्यान्न जो भी ठीक है संजीव जी, आपकी बात आ गई, हम आपके पास दोबारा से आएंगे। लेकिन बहुत ज्यादा ओवर रेटिंग यदि करते हैं तो ऐसे तत्वों के ऊपर सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी, और पूरी एक स्ट्रिक्ट विजिल सरकार रखे हुए हैं। किसी भी प्रकार से उत्तराखंड को जो भी व्यक्ति डिफेम करने का प्रयास करेगा, ऐसे तत्वों के ऊपर कार्रवाई होगी। चलिए हम देखेंगे कि किस तरीके से अभी जो यात्री प्रभावित हो रहे हैं उनको महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है, आगे किस तरीके से गवर्नमेंट उनको सहूलियत देगी। हमारे साथ इंदुमान जी भी जुड़ चुके हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। दीपक रावत जी, हम आपका रुख करेंगे। दीपक रावत जी, जिस तरीके से सरकार कह रही है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि वैश्विक संकट है, इस पर हमारा कोई जोर नहीं है, सरकार कोई भी होती, अगर हमारे ऊपर दबाव है, इन कंपनियों को रोजाना 1000 करोड़ का घाटा हो रहा है, महीने में 30,000 करोड़ का घाटा हो रहा है, तो इन कंपनियों को भी बचाना है, पब्लिक पे अतिरिक्त बोझ ना पड़े, इसको भी देखना है, इसलिए हमने बढ़ोतरी बहुत ज्यादा नहीं की, मजबूरी बस हमने 3 रुपए 3.25 रुपए जो बढ़ोतरी हुई है ये हुई है। इससे पहले हमने अपना जो है टैक्स घटाया है, एक्साइज ड्यूटी 2026 के मार्च में घटाया है, लेकिन बढ़ोतरी चाहे 3 रुपए की हो, 2 रुपए की हो, लेकिन उस बढ़ोतरी के बहाने से ट्रांसपोर्टर किराया बढ़ा देते हैं। अब जो ट्रक का ड्राइवर 200 लीटर का जो तेल कंजप्शन करता था, 600 रुपए वो अतिरिक्त जो देगा वो किससे वसूलेगा? सब्जी वाला रेट बढ़ा देगा क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, राशन वाला जो कीमतें बढ़ा देगा, और तो ये जो कीमतें जो बढ़ेंगी तो क्या ये जनता पे इसका बोझ नहीं पड़ेगा? उत्तराखंड के सिनारियों से अगर देखा जाए, उत्तराखंड में जो धार्मिक यात्राएं हैं वो कहीं ना कहीं आर्थिकी का बड़ा जरिया है, और जब यात्री यहाँ आएंगे उनको बहुत ज़्यादा उनको महंगी चीज़ें मिलेंगी। 20 रुपए की बोतल बताइए 80 की पहले मिलती थी, हाई एल्टीट्यूड वाली जगहों पर 80 रुपए की मिलती थी, अब 100 रुपए की मिल रही है। तमाम ऐसी चीज़ें, चाय 10 रुपए वाली 30, 40, 50 रुपए मिल रही है, तो कहाँ यात्री या तो कम हो जाएंगे और उसका असर उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। दीपक जी। मनोज जी, एक बात तो भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार करनी पड़ेगा, हम सबको स्वीकार करनी पड़ेगी, जब से प्रधानमंत्री जी ने पूरे भारतवर्ष को संदेश के माध्यम से कुछ चीजों को खरीदने से मना किया है, एक तरीके से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत में अघोषित जो आर्थिक इमरजेंसी है वो लागू हो चुकी है। बस घोषित नहीं किया गया है, आपके टाइम पे भी हुई है सर, अपीलें आपके टाइम पे भी हुई हैं जी। आपके मतलब है पिछले आप तो सत्ता में नहीं रहे दीपक जी, आप तो सत्ता में नहीं रहे, मतलब पिछली सरकारों में भी हुई हैं जी। मनोज जी, मैं कुछ और बोल रहा हूँ जी, अघोषित इमरजेंसी हो चुकी है, घोषित नहीं हुई है, अघोषित हो चुकी। ठीक, पर विपक्ष का जो प्रश्न है वो ये है कि ये अघोषित इमरजेंसी पूरे विश्व में जब से पिछले 2-2.5 महीने से ये जो हमारा गल्फ जो वार चल रही है, इसमें ईरान और इजराइल और अमेरिका आपस में युद्ध लड़े हुए, और जो हमारा सप्लाई लाइन है वो पूरा ब्रेक हो गई है, हॉर्मुज का जो ट्रैक है वो पूरा बाधित हो रखा है, जहाँ से सबसे ज्यादा 80 से 90% जो हमारा पेट्रोलियम पदार्थ वहां से आते थे वो सब रुके हैं। लेकिन भारत में ये जो हमारे 5 राज्यों के चुनाव हुए 4 तारीख के बाद लागू हुए,
उससे पहले सरकार की क्या तैयारियां थी? सरकार का कहना है कोई प्रश्न चिन्ह न किया जाए, हमारे कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह किया जाए, हमारी नीयत पर प्रश्न चिन्ह किया जाए। लगातार जब से भारतीय जनता पार्टी 2014 से और आज 2026 में जब बात कर रहे हैं, लगातार बहुत बार ऐसे मौके आए हैं जब मुख्य प्रधानमंत्री स्वयं सामने आए हैं अलग अलग कारणों से, और देश के सामने उन्होंने एक स्थिति उत्पन्न करी कि देश बहुत बड़ी आर्थिक स्थिति में फंसा हुआ है, देश को बचाने का जो है जिम्मा हम सबके ऊपर है। तमाम उनके हमने भाषण सुने हैं जिसमें वो ये कहते रहे। देखिए, आपके 3 प्रश्न है कि यदि समय रहते चीजों का अभाव नहीं होने दिया जाता तो शायद जो 80 रुपए की बोतल है वो 100 रुपए की नहीं मिलती। यहाँ पर ये कहना बहुत आसान है कि जो 100 रुपए की बेच रहा है उसके आप कार्रवाई करेंगे। मनोज जी, आप इनसे ये भी पूछिए कि आप उसको 20 रुपए की उपलब्ध करवा दीजिए ना। जो सप्लाई लाइन है, जो गाड़ी वाला है, जो ले जा रहा है, उसको बोल दीजिए मत बढ़ाइए भाड़ा। जो पेट्रोल बढ़ने के बाद भाड़ा बढ़ाया है वो ना बढ़ाइए। और यदि उसके बाद अगर वो वहां पर अवेलेबल 20 रुपए में हो रही है और वो 21 रुपए में बेचता है, निश्चित रूप से कार्रवाई करिए। लेकिन आप अपनी सप्लाई लाइन को बढ़ाएंगे नहीं, आप नए नए तर्क देते रहेंगे। जो व्यावसायिक सिलेंडर की बात कर रहे हैं मनोज जी, 6000 व्यावसायिक सिलेंडर की आवश्यकता है चारधाम यात्रा में रोज के, और वहां से सरकार यहाँ से सप्लाई कितनी कर रही है? 2000, और उसमें आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने बढ़ा दिया। जो आपने जब आपूर्ति ही आप पूरी नहीं कर पा रहे, कारण कुछ भी हो सकता है, हम ये नहीं करें वैश्विक कारण नहीं है जी, लेकिन आप ये समझिए आप आपूर्ति ही नहीं करा पा रहे। जब आपूर्ति आप होगी नहीं तो जब यहाँ से चारधाम यात्रा लगातार चलती जा रही है, लोग आ रहे हैं चारधाम यात्रा में, तो कहीं ना कहीं पर चीजें जब जो ज्यादा लोग होंगे, चीजें वहां कम है, तो ये निश्चित रूप से चीजों का दाम बढ़ना एक अनिवार्य प्रक्रिया है। लेकिन सरकार को यदि चिंता है तो सरकार 2.5-3 महीने से युद्ध लगा हुआ है, तब सरकार कहाँ थी? तब सरकार का सारा ध्यान इलेक्शन में था। इलेक्शन किसी तरीके से निपट जाए। अब आप उसके बाद आपने महंगा का बम फोड़ दिया। और ये बात भी आपने बिल्कुल सही बोली कि जो 3 रुपए बढ़ा है पेट्रोल में, ये शुरुआती है। अगर सही ढंग से आकलन किया जाए तो ये जो आज 2 डिजिट में फिगर बनी हुई है, ये 3 डिजिट में बनेगी। 100, 105, 110 तक जाएगा ये। यही प्रक्रिया अगर चलती रही, पर ये समय रहते इसको धीरे धीरे बढ़ाएंगे। और सरकार चाहे ना चाहे, यदि पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से महंगाई का बम फूटना है। और सबसे ज्यादा कमर यदि भारतीय जनता पार्टी के 2014 से 2026 में यदि किसी एक वर्ग की टूटी है तो वह है मध्यम वर्ग की। मध्यम वर्ग को जो सब्सिडी के नाम पे या चीजों के नाम पे मिलता था, आज दीपक जी सबसे ज्यादा कमर प्रभाव पड़ने वाला है। हाँ। तो मध्यम वर्ग, आप और हम जैसे मध्यम वर्ग है, उसके ऊपर आने वाला है। इसका ध्यान सरकार को देना। बिल्कुल दीपक जी, आपने जो सवाल किया कि चुनाव के बाद जो तुरंत जस्ट बाद जो है तारीखों का वो अपील जो ये की गई, तो निश्चित रूप से आपका सवाल जो है ये तो जायज सवाल है। और ये सवाल जो है लगातार विपक्ष कह रहा है कि पहले से अगर समस्या तो पहले से थी, लेकिन ये टाइमिंग जो है, इस टाइमिंग को लेकर सवाल जरूर है। लेकिन प्रधानमंत्री हैं और इससे पहले तमाम प्रधानमंत्रियों ने अपील की है, देश में अगर किसी तरीके की संकट रहा है तो अगर प्रधानमंत्री ने किया तो मुझे लग रहा है इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त, हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं चारधाम मार्ग, महंगाई की मार, और सीधे चर्चा का रुख करेंगे। हमारे साथ इंदु मान जी, प्रदेश प्रवक्ता हैं, कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। इंदु मान जी, वर्तमान वैश्विक संकट के बीच भारत में जो लगातार चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, विपक्ष उसको लेकर तंज कस रहा है। प्रधानमंत्री ने देश से अपील की कि ऊर्जा बचाइए। इससे पहले भी तमाम प्रधानमंत्रियों ने देश संकट काल की स्थिति में रहा है। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि किसी तरीके का संकट है, लेकिन संकट आए उससे पहले कि वो तैयारी बता रहे हैं कि अगर आप एहतियात बरतेंगे, इन चीज़ों को जिन चीज़ों का जिक्र किया, तो देश विदेशी मुद्रा बचेगी और देश कहीं ना कहीं जो आने वाला संकट है उसमें हम आराम से खड़े रहेंगे। लेकिन जो ये बढ़ोतरी हुई है उसके बाद अब लोगों में आशंका है कि महंगाई बढ़ेगी। और अभी आशंका ये भी है कि ये जो बढ़ोतरी हुई है
ये आखिरी नहीं है, इसके बाद अभी और बढ़ोतरी की आशंका है। लोगों में कहीं ना कहीं महंगाई को लेकर डर है और महंगाई का असर भी दिखाई देने लगा है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्री जिस तरीके से यात्रा कर रहे हैं उनको भी इस महंगाई से दो चार होना पड़ रहा है। उनको महंगी चीज़ें मिल रही हैं, कॉमर्शियल सिलेंडर बढ़ने से होटलों में भी महंगे जो खाना महंगा मिलेगा, तमाम चीज़ें जो हैं। कैसे देखते हैं इसको आप? जी मनोज जी, देखिए पेट्रोल डीजल का जो संकट है, जिसका अंदेशा अभी नहीं, युद्ध को स्टार्ट कर हुए बहुत समय हो चुका है जी। इसका अंदेशा तो तभी हो चुका था। और जो हमारा हाईकमान है, जो हमारे देश की सरकार है, जो प्रधानमंत्री है, उनको ये सब अंदेशा पहले से ही हो जाता है कि इस तरह से भाव बढ़ेंगे और संकट आएगा। तो इसकी जो मैं ये कहूंगी मुख्य रूप से कि जो तैयारी थी हमारी केंद्र सरकार की, हमारी राष्ट्र की तरफ से जो तैयारी थी, उससे पूरे देश में मुझे नहीं लगता कि कोई भी संतुष्ट होगा। क्योंकि इस तरह की अगर तैयारी होती तो आज बिल्कुल एक तरह से आनन फानन में हम कहेंगे कि देश तो अब बुरी तरह से संकट में है, ये सुनिश्चित है, ये आम जनता भी अब समझ चुकी है। प्रधानमंत्री आकर जिस तरह से अब पेट्रोल बचाने, डीजल बचाने, गैस बचाने, सोना ना खरीदने की अपील कर रहे हैं, देखिए वैसे भी इस तरह की अपील तो सरकार की तरफ से, जब संकट की स्थिति ना हो, इस तरह की अपील है सरकार की तरफ से बहुत कॉमन सी बात है कि होते रहने चाहिए। और जो पेट्रोल डीजल है, जो फ्यूल है, उसको बचाने के लिए पहले से ही हमें रास्ते चुनने चाहिए। नेचुरल जो हमारा गैस सिस्टम है, सोलर सिस्टम है, उसको बढ़ावा देना चाहिए। जो हमारे पूर्व नौकरशाह जो हमारे विदेश मंत्री है, उनकी देखिए विदेश नीति का ये सारा असर है। आज जो भारत की स्थिति है, ये अमेरिका के सामने बिल्कुल झुकने के कारण ये इस तरह से हुई है। आज देखिए क्या स्थिति है, चाइना में आके जब ट्रंप साहब चाइना में आके जब आ जाते हैं तो उसमें मुझे नहीं कहना चाहिए, मैं नहीं चाहती कोई भी ऐसी बात कहना कि जिससे ऐसा लगे कि मैं अपने देश को नीचा दिखाना चाहती हूँ, मगर स्थिति गंभीर है, ये सारा देश जान चुका है। और नेचुरली जब राष्ट्र पे अगर संकट है तो प्रदेश पर भी संकट है। और जब भी पेट्रोल डीजल का दाम अगर 2 रुपया भी बढ़ा है तो चाहे कोई भी चीज हो, देखिए सब्जी हो, फल हो, ग्रोसरी हो, कोई भी आइटम है, बिग मार्केट में सारे सामान, ट्रांसपोर्ट्स हो, सभी इतना एक्सपेंसिव हो जाता है। और आपने जैसा कि अभी कहा कि फिर वो वापस तो आता नहीं। डीजल और पेट्रोल जो बढ़ चुका कभी नीचे तो गया नहीं, चाहे प्रति बैरल कच्चा तेल कितना भी रहा हो। पेट्रोल डीजल तो भारतीय जनता पार्टी नहीं, पेट्रोल डीजल नीचे आ भी जाए और आता भी है अब, लेकिन उसके साथ जो महंगाई जाती है ऊपर, वो नीचे नहीं आती है, वो जी नीचे नहीं आती है। देखिए यही तो एक विडंबना है हमारे देश में कि अगर पेट्रोल डीजल बढ़ गया तो नेचुरल सी बात है कि सारी चीजें ऊपर चली गई, क्योंकि सब ट्रांसपोर्ट से ही आता है और सब ऊपर चली गई। स्कूल के बच्चों का किराया सरकार भले ही निर्धारित कर रही हो, थोड़ी थोड़ी दूरी पर भी 400 रुपया देना पड़ रहा है पेरेंट्स को, अभिभावकों को, उनको भेजने के लिए। और जो 200-250 दे रहे थे, मुझे पता है कि अब उनका 400 कर दिया गया है, बढ़ेगा 1 रुपया। लेकिन जो मुनाफाखोरी वाले हैं, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट वाले कोई भी, अगर उनको थोड़ा सा, लेकिन इंदुमान जी प्रधानमंत्री की अपील का असर दिख रहा है ना, प्रधानमंत्री की अपील का असर दिख रहा है। आपके नेता राहुल गांधी भी, जो उनके साथ तमाम गाड़ियों का काफिला चल रहा था, तो वो सिंगल खुद ड्राइव करके गाड़ी चलाते दिखे, वो ले जाते दिखे। तो कहीं ना कहीं देश मान रहा है ना कि प्रधानमंत्री ने कुछ ठीक ही कहा है, अगर देश के लिए कहा है तो उसको सबको मानना चाहिए। जी ऐसा है, देखिए जो प्रधानमंत्री है देश के हैं, कोई भी संकट आएगा सबसे ज्यादा जो सत्ता में सरकार है उसी को फेस करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। और ऐसे संकट के समय विपक्ष कोई इस तरह की बात नहीं कहना चाहता है कि हम ऐसे संकट में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता के साथ प्रदेश में और देश में खड़ी हुई है। मगर कांग्रेस विपक्ष की चिंता देखिए ये है कि जो आम जनता है, दर्श आज वो झेल रही है। व्यावसायिक जो सिलेंडर है उस पे मतलब घरेलू सिलेंडर पे चलिए उतना नहीं बढ़ाया, तो घर में तो रोटी जब बनेगी, जो वो व्यावसायिक जो ठेले पे कमा रहा है वो अगर कुछ कमा के लाएगा तभी घर में रोटी बनेगी ना उसके। ये भी तो एक सोचने की बात है। जो व्यावसायिक सिलेंडर है वो बहुत महंगा जो
किया है उससे छोटे छोटे ठेले वाले, उनकी आज ये हालत नहीं कि डबल रेट के सिलेंडर लेके वो पकौड़ी और समोसा खिला दे, इसलिए उस पे ठेले पे। ये स्थिति आज उनकी हो गई। सबसे भयानक स्थिति आज छोटे व्यवसायी की है, जो उन सिलेंडर्स पे पूरी तरह डिपेंड, जो थोड़े थोड़े बड़े हैं, देखिए जो काबिल थे, जो झेल सकते हैं उस आर्थिक संकट को, उनके वो फिर भी संभाल, लेकिन बहुत छोटा जो उसमें भी थोड़ा इधर उधर से लेके करता था, उनके लिए आज बहुत मुसीबत का समय है। आसपास से भी देखिए ऐसी स्थिति में, ठीक है, जहां तक प्रधानमंत्री जी की अपील का असर है, नेचुरल सी बात है कि एक प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने थाली बजवाई, तो जो फेवर में नहीं थे उन्होंने भी थाली बजाई, उन्होंने भी टॉर्च दिखाई। तो प्रधानमंत्री जी की अपील का तो देखिए ऐसा असर होता है, उसके हम अच्छी बात है कि संकट, लेकिन संकट नहीं, देश के वो अगर देश को एक परिवार मान लिया जाए तो वो परिवार के मुखिया हैं, और अगर वो कुछ अपील करते हैं, देश हित में कुछ अपील करते हैं, तो देश उनके साथ खड़ा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि घर वाले सवाल नहीं करेंगे कि भाई ये संकट आया क्या है, क्यों है संकट आया, क्यों है, इसकी तैयारी क्या है। आपकी तैयारी पहले से ही बहुत कम थी। ठीक है, ठीक है इंदु जी, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। अरुण शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण शर्मा जी, हम आपके पास आएंगे। अरुण शर्मा जी, वैश्विक परिदृश्य और जो माहौल चल रहा है उसका दुनिया पर असर है, भारत पर भी उसका असर है, उसको कैसे देखते हैं? भारत कितनी मजबूती से इसको जो है वो टक्कर दे रहा है, और टक्कर देने का मतलब है कि वो मजबूती से कैसे पैर खड़ा हुआ है। दूसरी चीज, प्रधानमंत्री की अपील और उसके बाद देश के तमाम राज्यों में, खासकर बीजेपी शासित राज्यों में बदलाव दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री की फ्लीट में 2 गाड़ियां सिर्फ दिखाई दी, पूरे देश में उसको देखकर तमाम चर्चाएं भी हुई कि भाई प्रधानमंत्री की को सुरक्षा का सवाल है। तमाम मुख्यमंत्रियों ने, मंत्रियों ने जो अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई ई स्कूटी से जा रहा है, तो ये तस्वीरें भी देश ने देखी। दूसरी तरफ जो पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े हैं उसका, हालांकि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि और सरकार कह रही है बहुत कम रेट बढ़ाएं, दुनिया के तमाम देशों में 20, 30, 40% तक बढ़ोतरी हुई है, इस हिसाब से हमने अपने जनता को राहत दी है, कोई बढ़ोतरी बहुत अधिक नहीं की है। लेकिन जो थोड़ी बहुत बढ़ोतरी, ये 3 रुपए जो हुई है, इसका असर भी कहीं ना कहीं पड़ता दिख रहा है। उत्तराखंड के सिनारियों से देखा जाए तो चारधाम यात्रा में भी यात्रियों को भी इसका असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। आप कैसे देखते हैं इसको? और देखिए मनोज भाई, निश्चित तौर पर वैश्विक संकट है, और ये संकट केवल भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश या नेपाल तक सीमित नहीं है जी। इसका असर पूरी दुनिया में पड़ रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा तेल और जो नेचुरल गैस है वो खाड़ी के देशों से आती है। और भारत में इसलिए असर कम है कि भारत का जो अधिकतर तेल है वो रूस से आ रहा है जी, जबकि जो गैस है वो खाड़ी के देशों से आ रही है। तो इसलिए वो संकट कम है। लेकिन देखिए, जब पूरी दुनिया में कच्चे तेल की कीमत बढ़ेगी तो हिंदुस्तान में उसका असर पड़ना लाजमी है। बिल्कुल। और कोई भी बड़े से बड़ा अर्थशास्त्री हो उस चीज से इनकार नहीं कर सकता कि सरकार को अपने घाटे को बचाने के लिए कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी। कीमतें बढ़ी है, जो पहले से जो कमर्शियल गैस की कीमत बढ़ी थी, तो उसकी वजह से निश्चित तौर पर खाने पीने की चीजें महंगी हुई है। आपने अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, केदारनाथ में पानी की बोतल 100 रुपए की मिल रही है। मेरे कुछ दोस्त सिगरेट पीते हैं जी, तो गोल्ड फ्लेक का छोटा पैकेट है, वो पिछले लगभग महीने 1.5 महीने से 130 रुपए का बिक रहा है, जबकि वो पहले उस पर प्रिंट 95 रुपए होता था, बाद में 115 रुपए होता है। तो अब ये बताइए, ये तो केदारनाथ नहीं है, ये तो जनरल मार्केट में मुनाफाखोरी हो रही है, जो स्टॉकिस्ट ने स्टॉक अपने पास सीमित कर दिया। ये एक छोटी सी बात है, मैं यहां बोलना नहीं चाहता, लेकिन जब ये प्रसंग आया, क्योंकि केदारनाथ जाते जाते ट्रांसपोर्ट इतना महंगा हो जाता है कि वो जो बोतल यहाँ देहरादून या ऋषिकेश में हम बैठ के कहें, जो पेटी जिस रेट में मिल रही है उससे कई गुना ज्यादा रेट में वहां पेटी उनको अवेलेबल होती है, जो वहां के दुकानदार है, तो वो उसी के हिसाब से बेचेंगे। तो ये सारी परिस्थितियां चेंज हो जाती है। आप ये समझिए कि जो लेबर कॉस्ट देहरादून में या ऋषिकेश में होगी, वो लेबर कॉस्ट केदारनाथ या बद्रीनाथ में नहीं हो सकती, उससे कई गुना ज्यादा होती। इसलिए वहां हमेशा चाहे मकान बनाए
या आजकल जो केदारनाथ और बद्रीनाथ की वृद्ध परियोजनाएं चल रही है, वो इसीलिए महंगी हो जाती है बहुत ज्यादा, क्योंकि वहां सब कॉस्ट बढ़ जाती है, चाहे लेबर कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, वो सब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये एक समझने की बात है। इसको बहुत ज्यादा विस्तृत, लेकिन आपको मैं एक चीज बता दूं, 100 रुपए की पानी की बोतल मिल रही है, लेकिन लोग शिकायत नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मिल तो रही है। देखिए, और वैसे भी वहां ठंड है, पानी कम पिया जाता है, लेकिन पीना फिर भी जरूरी होता है, ये स्थिति है। लेकिन मनोज भाई, फिर भी हम ये कहेंगे कि भारत ने बहुत सारी चीजों पे कंट्रोल करके रखा। जो एक तो तेल की कीमतें कम बढ़ी हैं और बहुत देर बाद बढ़ी हैं, जो उम्मीद बहुत पहले से थी, लेकिन फिर भी भाई लगभग 2 साल के बाद। हाँ, नहीं, अभी भी चुनाव के जब ये खाड़ी युद्ध शुरू हो गया था और चुनाव हो रहे थे, तो आमतौर पे कहा जा रहा था कि चुनाव के तुरंत बाद भारत में तेल की कीमत 25-30 रुपए तक बढ़ सकती है, लेकिन वो देखिए 3-3 रुपए बढ़ी। ये भी आम आदमी को राहत मिली। और जब कोई वैश्विक संकट होता है तो असर सब पर पड़ता है। उसमें हम ये क्या कि हम अपने कॉलर खड़े करके बच निकलेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता, वो सब जगह असर पड़ता है। जी मनोज भाई। बिल्कुल बिल्कुल, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से संजीव वर्मा जी हम आपके पास आएंगे। संजीव वर्मा जी, जैसा कि अभी अरुण शर्मा जी कह रहे हैं कि वैश्विक संकट है और सभी दुनिया पर इसका असर है और हमारे देश पर भी असर है। शायद प्रधानमंत्री जी ने जब तक सारी चीज़ें नॉर्मल थी, अपने कंट्रोल में थी, न तो सरकार की तरफ से कोई मैसेज आया, न कोई ऐसी कोई बात कही गई। हालांकि पब्लिक की तरफ से जब कोई उस समय कह रहा था कि तेल का संकट है, गैस का संकट है, तब ये कहा जा रहा था कि अफवाहें मत फैलाओ और किसी तरह की कोई कमी नहीं है। लेकिन जब प्रधानमंत्री की तरफ से यही बातें आने लगी तो पब्लिक यही सवाल करने लगी, भाई हम पहले यही बात हम कह रहे थे, तब कह रहे थे आप अफवाह मत फैलाओ। अब प्रधानमंत्री को खुद आकर ये अपील करनी पड़ रही। ठीक है, जो भी वो मुखिया हैं देश के और वो अपील कर सकते हैं, और उनको शायद ये अब अंदाजा हो गया कि नहीं, जितने हमने कदम उठाए हैं वो नाकाफ़ी है। अब देशवासियों से भी सहयोग मांगना पड़ेगा, देशवासियों से भी अपील करनी पड़ेगी। अकेले हमारे प्रयास नाकाफ़ी हैं, इसलिए पूरा देश जब सहयोग करेगा तब हम इस लड़ाई से, वैश्विक संकट से हम जीत पाएंगे या हम मजबूती से खड़े रहेंगे। संजीव वर्मा जी। मनोज जी, देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी जब विदेश यात्राओं में जाते थे, मेरी आवाज सुन रहे हैं? बिल्कुल। जब माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी विदेश यात्राओं में जाते थे तो कांग्रेस पार्टी विशेष तौर से और साथ ही तमाम विपक्ष उनकी विदेश यात्राओं पर उंगली उठाता था कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे जब देखो विदेश ही जाते रहते हैं। लेकिन उनकी जो विदेश यात्रा और जो हमारी केंद्र सरकार की विदेश नीति और साथ ही जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने तमाम विश्व से उनमें, चाहे हम खाड़ी के देशों की बात करें, चाहे अन्य विकसित राष्ट्रों की बात करें, उनसे जिस प्रकार के एक दोस्ताना संबंध बनाए और एक तरह से व्यापारिक संबंध बनाए, उसका सीधा सीधा लाभ आज हमारे को, जो भी एक वैश्विक संकट पूरे विश्व को घेरे हुए खड़ा है, उसमें आज उनके जो विदेश नीति थी, जो उनकी विदेश यात्राओं में जो उन्होंने उल्लेखनीय कार्य किए और अपने भारत देश को, जहां पूरे देश विश्व भर के जितने देश हैं, चाहे विकसित राष्ट्र हैं, चाहे अविकसित राष्ट्र हैं, चाहे विकासशील देश हैं, तो उन तमाम देशों की जो अर्थव्यवस्था है पूरी तरह से लड़खड़ा चुकी है। आज वहां पर चाहे खाद्य पदार्थों की बात करें और खाद्य संकट है, पेट्रोलियम पदार्थों का संकट है, वहां गैस का संकट है, और आज इस बात का अंदेशा हो रहा है कि वो तमाम देश आर्थिक मंदी के दौर में न चले जाएं, पहुंच जाएं, लेकिन भारत की जो अर्थव्यवस्था है, भारत की अर्थव्यवस्था फिर भी बहुत हद तक हम लोग सीमित करने का काम किया है। यहाँ पर महंगाई आप देखें, जो हमारी पूर्ववर्ती सरकारें थी
262 जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गई थी, वो 262 रुपए का सिलेंडर छोड़कर गए थे। और 10 सालों तक कांग्रेस की सरकार रही, इन्होंने उसमें 426% की वृद्धि करी मात्र 10 सालों में। हमारी सरकारों का आप रिपोर्ट कार्ड उठा के देखिए, 2014 से लेकर आज 2026 यानी 12 साल हो गए हैं। 12 सालों में जो सिलेंडर आप 1200 रुपए का आप छोड़ के गए थे 2014 में, आज घरेलू सिलेंडर हमारा 830-835 रुपए का, यानी कि हमने बढ़ोतरी तो नहीं करी बल्कि हमने और डिक्रीज किए। अभी जैसा आप कह रहे थे कि एक बार चीजों की कीमतें बढ़ जाती हैं तो कम नहीं होती, ये हमने उस एक मिथक को भी तोड़ने का काम किया। 1200 के सिलेंडर को हम 800 पर लेकर आए। हमने कॉमर्शियल जो सिलेंडर है, कॉमर्शियल सिलेंडर के भी दामों में बहुत हद तक उसके कीमतों को स्थिर रखने का काम किया। खाद्यान्न जितने भी हैं हमने उसकी कीमतों को स्थिर रखने का काम किया। संजीव वर्मा जी, उत्तराखंड के अगर सिनेरियो से देखा जाए, उत्तराखंड के सिनेरियो से अगर देखा जाए, हर राज्य की अपनी भौगोलिक स्थिति है, आर्थिक कैपेसिटी हर राज्य की है। उत्तराखंड के अगर परिदृश्य से देखा जाए तो उत्तराखंड की अपनी अलग चुनौतियां हैं। ऐसे में पहले से तमाम जो लोग हैं महंगाई का संकट जो झेल रहे हैं, थोड़ा सा जो झटका उनके लिए वो कहीं ना कहीं वो असरदार होता है। ऐसे में उत्तराखंड के लोगों के लिए जो पहले से ही तमाम बेरोजगारी है, वहां पर पलायन है, तमाम पहाड़ की समस्याएं, विकट समस्याएं, ऐसे में अगर थोड़ी सी भी महंगाई बढ़ती है तो उनकी दिनचर्या, उनके रोजगार और उनके परिवार की स्थिति और रसोई तक असर जाता है। तो वहां सरकार को अतिरिक्त जो है सावधानियां, अतिरिक्त तैयारियां, अतिरिक्त व्यवस्थाएं करने की जरूरत है। वैसे तो ये पूरे देश की जरूरत है, तैयारियां भी बतानी पड़ेंगी कि भाई हम ये तैयारी कर रहे हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मनोज जी, देखिए सरकारों ने पेट्रोल और डीजल को सीमित उपयोग के लिए एक आह्वान किया। और आह्वान देखिए, जब घर का मुखिया कोई कदम उठाता है तो उसका अनुसरण परिवार के जो सदस्य होते हैं वो भी अच्छे से उठाते हैं, क्योंकि एक डिसिप्लिन का भाव आता है जी। हाँ, है ना, एक डिसिप्लिन का भाव आता है कि जब हमारे अभिभावक ऐसा कर रहे हैं तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। उन्होंने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी फ्लीट 9 गाड़ी से 4 गाड़ी करी और तमाम जितने हमारे अधिकारी हैं उनको भी साथ ही ये दिशा निर्देश दिए, जितने मंत्री हैं सबको दिशा निर्देश दिए कि एक दिन आप नो व्हीकल डे करें, अपने स्कूटर या इलेक्ट्रिक वाहन से आवागमन करें, और यदि कार भी है तो कार इलेक्ट्रिक वाहन वाली चलाएं, ताकि हम डीजल पेट्रोल, देखिए बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, सागर बढ़ता है, एक जो हमारे बड़े बूढ़ों की कहावत है वो कहीं ना कहीं चरितार्थ होती है। और हमको एक बड़ी बात यह है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जिस बात का आह्वान करते हैं, पूरी 140 करोड़ जनता उसका अनुसरण करती है। ये भारत की खूबसूरती है। हाँ। और मैं सोचता हूँ देखिए मनोज जी, हमारी पार्टी पिछले 50 सालों तक विपक्ष में रही, और देश के ऊपर जब जब कोई संकट आया तो हमारी पार्टी सरकार के साथ, वो विपक्ष में थी, उसके बाद भी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही, क्योंकि देश प्रथम है। हम विपक्ष में वो एक अलग चीज है। लेकिन और मैं यही आह्वान अपने विपक्षी साथियों से भी करना चाहता हूं कि ये विपदा की घड़ी है, पूरे विश्व में एक पेट्रोल का और इस प्रकार का एक संकट है, तो राजनीति होती रहेगी, आपस में गुत्तम गुत्ता हम कभी भी कर सकते हैं, शब्दों के वाण हम कभी भी चला सकते हैं, लेकिन देश अक्षुण्ण रहे, देश के ऊपर जब कोई संकट आता है तो ऐसी घड़ी में संजीव जी, देश खड़ा है, प्रधानमंत्री की अपील भी सुन रहा है और उनको फॉलो भी कर रहा है, लेकिन देश तब सवाल करने लगता है जब ये संकट, पिछले 3-4 महीने से ये संकट जारी है, लेकिन देश ये सवाल करने लगता है, विपक्ष ये सवाल करने लगता है कि अभी महज कुछ दिन पहले खूब रैलियां हो रही थी, खूब चुनाव, सब कुछ हो रहा था, उस दौरान अभी कोई एक लाइन का जिक्र कभी नहीं आया। चुनाव खत्म हुए वैसे ही समस्या दिखने लगी, इसलिए देश सवाल करने लगता है और खासकर विपक्ष सवाल करने लगता है। और अगर विपक्ष इस पर भी राजनीति नहीं करेगा तो फिर राजनीति करेगा क्या?
करेगा किस पर। और रही देश की बात, तो देश के लिए वो निश्चित रूप से मुझे लग रहा है तस्वीरें भी ऐसी देखने को मिल रही हैं। दीपक जी, हम एक बार फिर से आपके पास आएंगे। दीपक जी, क्या लगता है, ये वैश्विक संकट का समय है और कहीं ना कहीं देश भी जब इसमें देश पर भी इस पर प्रभाव है, तो एकजुटता का समय है। सवाल तो अपनी जगह है और वो सवाल निश्चित रूप से आपके जो जहन में है वो हमारे भी जहन में है। वो सवाल उठेंगे और हमेशा वो उन सवालों के जवाब भी तलाशे जाएंगे कि इसका जवाब दीजिए। लेकिन जब देश मुश्किल के समय में दुनिया जब मुश्किल झेल रही है, हम मजबूती से खड़े रहें। पक्ष और विपक्ष को एक साथ नहीं आना चाहिए। महंगाई बढ़ रही है, तेल, पेट्रोल और ये तमाम जो चीज़ें जो इनके रेट बढ़ रही हैं, सरकार हो या विपक्ष हो, एक ऐसा रोड मैप बनाना चाहिए जनता पर ज़्यादा इसका भार भी ना पड़े और वैश्विक संकट भी हम मजबूती से झेल सकें और हमारी जो जनता है वो भी इसको जो है कम से कम उस पर अतिरिक्त भार ना पड़े। ये होना चाहिए। दीपक जी। देखिए मनोज जी, मैं आप पूछना चाहता हूँ या आपकी जानकारी हो, सर विपक्ष का नहीं रहा सरकार के साथ। जब सरकार, प्रधानमंत्री ने कहा, अपील करी है कि वैश्विक संकट है, देश में संकट है, विपक्ष हमेशा खड़ा रहा है। लेकिन हमारा प्रश्न ये है, बिल्कुल खड़ा रहा है, क्यों नहीं रहेंगे? जब से ये देश आजाद हुआ है, जैसे वो कह रहे हैं कि जब वो विपक्ष में थे, हाँ भाई, देश सबका है, पक्ष और विपक्ष हम बाद में हैं, पहले हम देश के लिए सब खड़े हैं जी। लेकिन ये नहीं चलेगा कि जब आप कहेंगे तब आर्थिक संकट आप कहेंगे कि स्वीकार करेंगे, और जब आपका जो मोटिव है या आपका जो उद्देश्य है वो पूर्ण हो जाए तब आप मान लेंगे। वैश्विक संकट तो पिछले 2.5-3 महीने से चल रहा है। 4 तारीख के बाद अचानक से क्या हुआ? अगर महंगाई बढ़ी है, महंगाई अगर हम सबको पता था कि पेट्रोल बढ़ने, तो आपने पहले क्यों नहीं बढ़ाए? आपने इतना इंतजार क्यों करा? देश को इतना और संकट में क्यों डाला? अब ये प्रश्न ना पूछे विपक्ष, हम कब मना कर रहे हैं कि आपने बढ़ाई है। यदि सरकार, यदि देश के ऊपर आर्थिक संकट आ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है, तो अब करिए। लेकिन यदि आप 4 तारीख तक इंतजार क्यों करना चाह रहा था? आप 1 महीने पहले कर देते तो विपक्ष क्या बहुत मना करता? अभी भी कौन सा रोक दिया, मना कर रहा है। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि जब आप कहेंगे तब आप, मैंने कहा ना, अघोषित आर्थिक इमरजेंसी की घोषणा भारतीय जनता पार्टी। संजीव जी आ रहे हैं, संजीव जी आएंगे, इंदु जी के पास पहले जाएंगे जी। और इसके क्रम लगातार बढ़ रहे हैं। हम खुद चाहते हैं, विपक्ष साथ में है, क्योंकि आपने जो 1-1.5 महीने डिले करा, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। उससे और हम संकट में गए हैं। हम बात ये नहीं कर रहे हैं कि आपने उसके विकल्प क्यों नहीं तलाशे। आपको उसके विकल्प आपको 2.5 महीने का अतिरिक्त समय मिला था, आपको उसके विकल्प तलाशने चाहिए थे। आपने वो विकल्प की तलाशे। अब आप कह रहे हैं कि आप निश्चित रूप से आप विपक्ष भी आपके साथ है, पूरा भारतवर्ष आपके साथ है। लेकिन प्रश्न तो बनता है, बिल्कुल अच्छी बात कह रहे हैं दीपक जी अच्छी बात कह रहे हैं दीपक जी, अच्छी। इंदु जी, दीपक जी ने महत्वपूर्ण बात कही। जब आप कहें कि समय खराब है तब हम मान लें, जब हम कहेंगे समय खराब है तब आप कहेंगे नहीं सब कुछ ठीक है। यानी कि जब आप कहेंगे तभी से समय खराब होता है या ये समय पहले से खराब था, ये सवाल है विपक्ष का। बाकी अपील जो है प्रधानमंत्री की देश सुन रहा है और जो देशवासी सभी खड़े हैं। महंगाई बढ़ी भी है, पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े भी हैं, तो भी प्रधानमंत्री की अपील के साथ देशवासी हैं। जी बिल्कुल, देशवासी और विपक्ष सब साथ में खड़े हैं। मगर प्रश्न ये है ना, देखिए वही अचानक कहने वाली बात, 2.5 महीने पहले से संकट स्टार्ट हो गया था। प्रधानमंत्री जी को ये नहीं मालूम था कि हमारे यहाँ पे 5 राज्यों में चुनाव है और संकट स्टार्ट हो गया। और संकट के बीच में ही आप संसद चला रहे हैं, आप वो बिल लेकर आ रहे हैं, महिला आरक्षण बिल, जिसका कोई औचित्य ही नहीं था, जो लागू ही नहीं होगा, और बिना मतलब वर्गलाने के लिए क्या नहीं वो भाई आप महिला हैं, इंदु जी महिला हैं, महिलाएं कम से कम महिलाओं के साथ तो आपको खड़ा होना चाहिए। मैं ये इस पर नहीं जाऊंगा कि वो महिला बिल के पीछे क्या था, लेकिन महिला बिल तो वो महत्वपूर्ण था, वो तो आना चाहिए था। उसके आड़ में अब ये सवाल बनते हैं कि उसके आड़ में क्या कुछ और ला रही थी भाजपा, लेकिन महिला बिल तो महत्वपूर्ण था। महिलाएं देश की शिक्षित हैं जी, पहले से ही, मतलब कांग्रेस सरकार ने इतना काम किया है, इतनी यूनिवर्सिटीज बनाई है कि वो इतनी शिक्षित है, इतनी सक्षम है, इतना समझती है कि ये नाटक था, ड्रामा था, या वास्तव में बिल्कुल लागू करने की। वो तो 23 में लागू हो जाना चाहिए, 24 में क्यों नहीं आपने लागू कर दिया? अपने जहां प्रदेश है आपकी सरकार है, वहां क्यों नहीं आपने लागू कर दिया? आप कर दीजिए, 27 में चुनाव है उत्तराखंड में। नंबर 1। नंबर 2 इज लाइक, अगर इनको
एनर्जी बचानी थी। सरकार 13 साल से केंद्र सरकार में सोलर एनर्जी है जो कि नेचुरल है, विंड एनर्जी है, वाटर एनर्जी है, इसमें आपने कितने रिसोर्सेज बढ़ाए हैं कि जब हमारे देश में संकट आएगा तो हम उसको कैसे उसको यूज करेंगे। मुझे लग रहा है कि सोलर की मुझे जितना जानकारी है इंदू जी, इस सरकार में सोलर पे इस सरकार ने जितना काम किया पिछली तमाम सरकारों ने नहीं किया जितना मुझे जानकारी है। सोलर की बात कर रहा हूँ जी। जी, सोलर एनर्जी लाइक हम भी जानते हैं उसमें भी कितना क्या कहाँ हो रहा है। हम लोग किसान परिवार से भी हैं और हमारे यहाँ सोलर लगे भी हुए हैं। लेकिन दूसरी बात साथ में ये भी कहूंगी, इस महंगाई और इस संकट के साथ साथ क्या मतलब कि वास्तव में जो केंद्र सरकार है और प्रदेश सरकार है वास्तव में देश का भला चाहते हैं? अगर चाहते तो जो नीट में पेपर लीक हुआ है, जो हर समय पे जो अब छात्र आत्महत्याएं कर रहे हैं, कौन दोषी है? वो नहीं, ये ठीक है, आपके ये सवाल तो महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जिस विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं वो उस विषय की अगर हम बात करें वो तो बिल्कुल निश्चित रूप से लाखों छात्रों के भविष्य का वो सवाल है, लाखों छात्रों के भविष्य का सवाल है। शिक्षा मंत्री से भी सवाल होंगे, सरकार से भी सवाल होंगे, और वो कुछ छात्रों की मौत भी हुई है, हालांकि बताया जा रहा है कि इससे कोई संबंध नहीं है, वो भी अपने आप में तमाम सवाल हैं। अरुण जी, हम आपके पास आएंगे। अरुण शर्मा जी, अगर कंक्लूजन पे हम जाएं तो देश हमारा जो है जितनी बड़ी समस्याएं हैं, हमारा विश्वास जो हमारा जो है और देश के प्रति जो हमारी श्रद्धा है वो उससे ज़्यादा दुगनी है। तो ऐसे स्थितियों में अब जैसा कि पक्ष और विपक्ष की बात हम कर रहे हैं, संकट अपनी जगह है, लेकिन पक्ष और विपक्ष को एकजुट होकर महंगाई हो या तमाम ऐसे विषय हों, यहाँ अपनी जो अपना जो वो है क्या नाम है एटीट्यूड कह लीजिए, उसको त्याग कर जनता के हित की अगर हम बात कर रहे हैं तो चाहे सरकार हो चाहे विपक्ष हो, देश हित में साथ खड़ा होना चाहिए। महंगाई और ऐसे तमाम जो विषय हैं इस पर जनता पर अतिरिक्त भार भी ना पड़े, इस पर भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। और जो विपक्ष अगर सवाल कर रहा है कि भाई आपकी तैयारियां क्या हैं, तो इस पर भी एक मुकम्मल तैयारी रोड मैप होनी चाहिए, ताकि जो संकट जिसको हम भांप रहे हैं या प्रधानमंत्री जी भांप रहे हैं वो संकट जो है ना आए, या हम आए भी तो हम उससे मजबूती से लड़ सकें। मनोज भाई देखिए, हमारे हिंदुस्तान में जो शासन प्रशासन है ये ब्यूरोक्रेट्स चलाते, बिल्कुल। और मजेदार बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो टीम है उसमें ब्यूरोक्रेट्स कम है और टेक्नोक्रेट्स ज्यादा है। और इसीलिए ये देश इस तेजी से चल रहा है जी। और आप तो इस टाइम के संकट की बात कर रहे हैं, ये खाड़ी युद्ध है। नेचुरल है कि जो खाड़ी के देश हैं उनके आसपास ये खतरा मंडरा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो रूस यूक्रेन युद्ध भी लगातार चल रहा है, उसमें कोई कमी तो आई नहीं है जी। तो एक वैश्विक स्थिति बनी है, और इससे ज्यादा भयंकर स्थिति कोविड के समय थी। लेकिन पूरे हिंदुस्तान में कोई आदमी भूखा नहीं मरा था। जिसकी जितनी सामर्थ्य थी उसने उतने लोगों को खिलाया या व्यवस्था करी जी। और जितना अपनापन, क्योंकि हम लोग संयुक्त परिवारों में रहते हैं जो यूरोप अमेरिका में संभव नहीं है, तो हम संयुक्त परिवारों में रहने के कारण कहीं ना कहीं वो चीज डेवलप हो जाती है सबको साथ लेके चलने की। हाँ बिल्कुल। और वही इस देश में चल रहा है, और वो इस देश की यूएसपी भी है। कुछ भी कर ले, कितना भी संकट आ जाए, लेकिन ये देश हमेशा एक रहेगा और एक साथ खड़ा रहेगा, और ये इसकी खासियत है। आप तमाम चीजें देख लीजिए, लेकिन देखिए, क्योंकि इंदु मान जी कांग्रेस की नेता है और नेचुरल है, जिस जगह पे वो बैठती है वो क्रिटिसाइज करेंगी सरकार की, और बुरा भी नहीं है, उसमें करना भी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद हमारे देश में अभी भी कहीं पैनिक नहीं हुआ है। पेट्रोल और डीजल को लेके कहीं पैनिक नहीं है, कहीं घरेलू गैस को लेके पैनिक नहीं है। ठीक है, वो ड्यूरेशन बढ़ गया है, हाँ, वो 25 और 45 दिन का ड्यूरेशन। लेकिन अरुण जी, वो समस्या ना आए, मुझे लग रहा है जो प्रधानमंत्री की अपील थी इसी परिप्रेक्ष्य में थी कि जो समस्या जो उनको भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब पब्लिक से अपील करनी पड़ेगी, पूरा देश जब एकजुट होगा, एक साथ होगा, तब ये इस समस्या से पार पाया जा सकेगा। सरकार की अपनी तैयारियां तो हैं ही, इसलिए शायद प्रधानमंत्री जी ने अपील की है कि जब देश भी संयम बरतेगा और सरकार भी प्रयास करेगी
तब ये इस संकट से हम शायद मजबूती से लड़ पाएंगे। यही शायद प्रधानमंत्री का भाव रहा होगा। फिलहाल इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया दीपक जी आपका, अरुण सर आपका बहुत शुक्रिया, इंदुमान जी आपका और संजीव जी आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल यही है कि जनता पर अतिरिक्त जो है महंगाई का जो भार ना पड़े, इसकी भी सरकार को अब चिंता करनी चाहिए। और जो वैश्विक संकट है इसको कैसे निपटना है, इसका रोड मैप, इसकी तैयारियां जो है वो भी बखूबी होनी चाहिए। फिलहाल देवभूमि के दंगल में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।